सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। तो आंसर हो जाएगा आस्था पूनिया। तो याद रखेंगे अभी सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया ये भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। मतलब भारतीय नौसेना में इंडियन नेवी में लड़ाकू विमान को चलाने वाली ये पहली महिला होंगी, इसीलिए हमने कहा भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट ये बन गई है। आपको बता दूं अभी हमारी नौसेना के पास वर्तमान में MiG-29 के लड़ाकू विमान है। और इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि हमारी सरकार ने हमारी नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने के लिए फ्रांस की जो डसॉल्ट एविएशन कंपनी उसके साथ समझौता किया था। जब ये राफेल हमारे पास आ जाएंगे तो ये इसको रिप्लेस कर देंगे, रशिया में निर्मित MiG-29 के लड़ाकू विमानों को ये रिप्लेस कर देंगे। और अभी INS डेगा बेस पर सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया और लेफ्टिनेंट अतुल कुमार डल को विंग्स ऑफ गोल्ड से सम्मानित किया गया। विंग्स ऑफ गोल्ड का क्या मतलब हो गया? नौसेना के पायलट को दिया जाने वाला ये एक बैज है जो ये दर्शाता है कि व्यक्ति ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया, ट्रेनिंग पूरा कर लिया और अब एक योग्य पायलट है। और INS डेगा की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना का एक नौसेना हवाई अड्डा है। ठीक है, तो सिंपल सा प्रश्न हमारा क्या था कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई है। तो आंसर हो जाएगा आस्था पूनिया बन गई है। तो इनका नाम याद रखना। अब यहाँ पे पहली महिला से संबंधित कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि देखो, अगर पूछे राष्ट्रीय महिला आयोग की अभी नई अध्यक्ष बनी थी विजया किशोर रहाटकर, 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी थी, भारतीय वायुसेना की जैगवार स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनी थी तनुष्का सिंह, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी क्रिस्टी कॉवेंट्री जिम्बाब्वे से हैं और इस पद पर आने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला हेड बनी थी नागोजी उंगाजा इवेला नाइजीरिया से हैं। पहली महिला विधि सचिव लॉ सेक्रेटरी हमारी बनी थी अंजू राठी राणा। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला चीफ बनी थी नल्लाथंबी कलाई सेल्वी। दिल्ली की अभी चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी थी। नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति नटेम्बू नंदी नदेतवा। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का महासचिव बनाया गया शर्ली बोचवे घाना देश की हैं, इस पद पर आने वाली पहली अफ्रीकी महिला। विश्व बैडमिंटन महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया खुनयिंग पटामा को, थाईलैंड से हैं, इस पद पर आने वाली दूसरी महिला अध्यक्ष हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी थी दिव्या शर्मा। उसके अलावा अभी 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष बनाया गया एनालेना बेरबॉक को, जो जर्मनी से हैं। और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल बनी थी शेखा नासिर अल नोवेसी, यूनाइटेड अरब अमीरात से हैं। UK की विदेशी जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी ब्लेज मेट्रेवेली। तो ये सब महिलाएं अभी न्यूज में थी, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम को अभी किस शहर में शुरू किया गया है। तो आंसर होगा इंदौर। तो अभी इंदौर ने भारत की पहली QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम को शुरू किया है। तो इसमें क्या होगा, हर घर के बाहर QR कोड युक्त डिजिटल प्लेट लगेगी। तो जब आप अपने मोबाइल से इस QR कोड को स्कैन करोगे तो आपके मोबाइल पर उस घर की सटीक लोकेशन और पते की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा कर भुगतान की सुविधा आपको मिलेगी, शिकायत दर्ज करने का विकल्प होगा, नज़दीक में कोई अस्पताल है, एम्बुलेंस है, ऐसी सारी सुविधाएं, इस तरह की सारी सेवाओं की आपको जानकारी मिल जाएगी। तो याद रखेंगे भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम को अभी किस शहर में शुरू किया गया है। तो आंसर होगा इंदौर। अब इंदौर चर्चा में है ना, तो मैं आपको और बताता हूं कि इंदौर किन किन कारण से चर्चा में रहा था। जैसे कि यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी थी। इंदौर ये रोबोट का प्रयोग करके ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला भारत का पहला शहर बना था। EPR क्रेडिट पाने वाला पहला नगरीय निकाय बना था इंदौर। EPR मतलब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रीन बॉन्ड लाने वाला पहला नगरीय निकाय बना था इंदौर। भारत का पहला वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी बना था इंदौर। भारत का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट ये लगा इंदौर में। भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट ये बनेगा इंदौर में। आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर ये कौन सा बना, इंदौर बना था। तो इन सब कारण से इंदौर न्यूज में था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा ये कहाँ पर स्थापित किया गया, तो आंसर हो जाएगा फाजिल्का में। तो भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा ये पंजाब के फाजिल्का में स्थापित किया गया और इसका डिजाइन और निर्माण किया है इकबाल सिंह ने। ये पूरी तरह से फिनलैंड से आयातित देवदार की लकड़ी से बना है। तो ये भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा है, याद रखना कहाँ पर, पंजाब के फाजिल्का में। इसी तरह से आपको याद आएगा दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जिसका नाम है लिग्नोसैट, इसको कौन लॉन्च करेंगे, नासा और जाक्सा। जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा और जो जापान की स्पेस एजेंसी है वो जाक्सा, ये दोनों मिलकर के दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को लॉन्च करेंगे जिसका नाम है लिग्नोसैट। अब यहाँ पे भारत के पहले से संबंधित कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, ध्यान देना। जैसे कि देखो, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा ये कहाँ शुरू हुई, उत्तर प्रदेश में कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच में चलेगी। रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किसने बनाया, जापान ने। भारत के पहले महावत विलेज का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में। भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया जिसने मोबाइल आधारित ई वोटिंग की सुविधा शुरू की, बिहार। और अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बनी है उसका नाम है केरल। भारत का पहला कमर्शियल हाइड्रोजन बस ये कहाँ पर लॉन्च हुई, लेह लद्दाख में। और भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा ये लॉन्च की BSNL ने। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, गुरुग्राम में। इफ्को ने किस देश में पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र ये स्थापित किया, ब्राजील में। भारत के परमाणु स्मॉल मॉड्यूलर मिशन SMR मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये बनेगा, बिहार में। और नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है, दांगेती जानवी, ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और लेटेस्ट भी है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो आंसर होगा ऑपरेशन मैडमैक्स। तो अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से ऑपरेशन मैडमैक्स शुरू किया था और इस ऑपरेशन के तहत 4 महाद्वीपों में चल रहे वैश्विक ड्रग तस्करी गिरोह को इन्होंने ध्वस्त कर दिया, उसे खत्म कर दिया। कौन कौन से 4 महाद्वीप, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और ओशिनिया। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात करें, इसकी स्थापना होती है 1986 में। कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय, और मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो याद रखना, इन्होंने 4 महाद्वीपों में 10 से ज्यादा देशों में चल रहे वैश्विक ड्रग तस्करी गिरोह को समाप्त कर दिया। इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन मैडमैक्स। अब ऑपरेशन की बात है, कुछ ऑपरेशंस जो न्यूज में रहे थे वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ इस साल। ऑपरेशन इंद्रावती याद है, हैती से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया था। ऑपरेशन कामधेनु, जम्मू कश्मीर पुलिस ने मवेशी तस्करी पर रोक लगाने के लिए चलाया। ऑपरेशन डेविल हंट, बांग्लादेश ने हिंसा से निपटने के लिए चलाया। ऑपरेशन ब्रह्मा, म्यांमार में भूकंप आया था तो पीड़ितों की मदद के लिए चलाया हमने। ऑपरेशन टिक्का, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था तो उसके बाद घुसपैठ को रोकने के लिए चलाया हमारी सेना ने। ऑपरेशन हॉक CBI ने चलाया था ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को समाप्त करने के लिए। बाकी ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान और POK में 9 आतंकवादी ठिकानों को हमने खत्म कर दिया था। इसके तहत ऑपरेशन अभ्यास, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल, ये अभ्यास था जो बंगलुरु में हुआ। ऑपरेशन केल्लर की बात करें तो दक्षिण कश्मीर के शेपिया में केल्लर के घने जंगलों में आतंकवाद विरोधी अभियान है ये। ऑपरेशन संकल्प, सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 22 नक्सलियों को मार गिराया था। इसके तहत ऑपरेशन वेब स्पाइडर, यूक्रेन ने रूस पर गुप्त ड्रोन हमला किया था। ऑपरेशन गोस्ट सिम, इंडियन आर्मी और असम पुलिस ने मिलकर के चलाया था फर्जी सिमों के खिलाफ। और ऑपरेशन राइजिंग लायन, जब सबसे पहले इजराइल ने ईरान पे हमला किया था उसके परमाणु ठिकानों पे, तो ये चलाया था ऑपरेशन राइजिंग लायन। और फिर उसके बदले में ईरान ने जब इजराइल पे हमला किया था तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाया था। और ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए हमने ऑपरेशन सिंधु चलाया था। फिर अमेरिका ने जो ईरान के परमाणु ठिकानों पे हमला किया था उसके लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया था। फिर उसके बदले में ईरान ने अमेरिका के ऊपर और वो भी कहाँ पे, कतर में अमेरिकी एयरबेस पर जो मिसाइल से हमला किया था उसके लिए ऑपरेशन बशायर अल फत को चलाया था। और ऑपरेशन चक्र 5 भी हमने बड़ा ने चलाया था। इसके तहत साइबर धोखाधड़ी में म्यूल बैंक खातों का भंडाफोड़ किया था। और ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट, इसका उद्देश्य है पाकिस्तान के द्वारा इलीगल लाए जा रहे सामानों को रोकना, ये हमने चलाया था। ठीक है, ये सभी ऑपरेशन सभी न्यूज में थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में शहरी स्थानीय निकायों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया गया,
तो आंसर होगा मानेसर में। तो शहरी स्थानीय निकायों का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन है, ये 3 और 4 जुलाई को अभी हुआ था। कहाँ पे? मानेसर, गुरुग्राम में। इसका उद्घाटन किया था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने और इसकी थीम भी है संवैधानिक लोकतंत्र को मजबूत बनाने और राष्ट्र निर्माण में शहरी नगरीय निकायों की भूमिका। और इस सम्मेलन का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका को राष्ट्र निर्माण और संवैधानिक लोकतंत्र में सुदृढ़ करना। अब इसी से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं करवाता हूं आपको। स्टैटिक प्रश्न ध्यान रखना। अगर पूछे कि स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र का कौन सा स्तर माना जाता है, तो तीसरा स्तर। और स्थानीय स्वशासन की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं का उल्लेख 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में इसका उल्लेख किया गया है। राज्य सूची मतलब कि केवल राज्य सरकार ही इस पर कानून बना सकती है। हालांकि संसद ने 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया, जो कि भारत में शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। और 74वां संशोधन ये कब लागू हुआ? 1 जून 1993 को। और अगर पूछे कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। तो ये भी कुछ पॉइंट्स है, इनको ध्यान में रखना। चलो यहाँ पे सम्मेलन से ही संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि देखो, अगर पूछे ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ये हुआ दुशानबे, ताजिकिस्तान में। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 81वीं अभी वार्षिक बैठक हुई थी नई दिल्ली में। 22वां एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन ये अभी सिंगापुर में हुआ। चुनावी अखंडता पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट ये हुआ नई दिल्ली में। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन ये फ्रांस के नीस में हुआ था। इसकी मेजबानी संयुक्त रूप से फ्रांस और कोस्टा रिका ने की। और जो अगला चौथा जो सम्मेलन होगा 2028 में, उसकी मेजबानी चीन और साउथ कोरिया मिलकर के करेंगे। जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी बॉन, जर्मनी में हुआ। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन ये हुआ अभी नैरोबी, केन्या में। और पहली बार ये सम्मेलन किसी अफ्रीकी देश में हुआ, तो इम्पोर्टेंट है। प्राक्कलन समितियों एस्टिमेट कमेटी का भी राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था मुंबई में। और इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन अभी देहरादून, उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट सम्मेलन है अभी हुए थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष अभी फिर से किसे चुन लिया गया? तो आंसर होगा सुधांशु मित्तल को। तो अभी सुधांशु मित्तल को भारतीय खो खो फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन लिया गया है और उपकार सिंह को महासचिव बनाया गया है। अच्छा, कुछ और अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन पहले खो खो की बात करते हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि खो खो में कितने प्लेयर होते हैं, तो याद रखना 9 खिलाड़ी होते हैं। मतलब टोटल तो 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन मैदान पे जो खेलते हैं वो 9 खिलाड़ी हैं। अभी पहली बार जो खो खो वर्ल्ड कप 2025 हुआ था, अभी जनवरी में हुआ था। भारत ने इसको होस्ट किया था नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुए थे। इसका मैस्कॉट तेजस और तारा है, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हिरण को। और इसमें वुमेन्स जो महिला श्रेणी है, इसमें वुमेन्स और मेंस दोनों में भारत ही विजेता रहा था और भारत ने दोनों श्रेणी में नेपाल को हराया था। और इसमें ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान बनाए गए थे। उसके अलावा ये भी याद रखना कि पिछले साल जो 56वां मेंस एंड वुमेन्स नेशनल खो खो चैंपियनशिप था, उसको महाराष्ट्र ने जीता था। इसके अलावा कुछ अपॉइंटमेंट्स मैं आपको और रिवाइज कराता हूँ। अंजू राठी राणा अभी पहली महिला विधि सचिव लॉ सेक्रेटरी बनी थी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सीईओ बनाया गया अजय बहादू को। भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनी थी तनुष्का सिंह। अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत बनाया गया था कृष्णमाचार्य श्रीकांत को। आत्मा के नए अध्यक्ष बने, आत्मा मतलब ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, अरुण मामेन। टाटा कम्युनिकेशंस का अध्यक्ष बनाया गया एन गणपति सुब्रमण्यम को। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी क्रिस्टी कॉवेंट्री, जिम्बाब्वे से हैं। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी। नए वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी बने अजय सेठ। राजस्व सचिव बने थे अरविंद श्रीवास्तव। और भारत के अगले चीफ जस्टिस बने BR गवई। 52वें नंबर के हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में RBI का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा केशवन रामचंद्रन को। तो सिंपल से याद रखना है, RBI ने अभी केशव रामचंद्रन को अपना नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। बाकी RBI की बात करें तो RBI की स्थापना ये 1 अप्रैल 1935 को होती है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे। नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949। वर्तमान में गवर्नर है संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के। पहले ब्रिटिश गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, पहले इंडियन गवर्नर हैं CD देशमुख। और RBI में जो 4 डेप्यूटी गवर्नर है उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसमें एक महिला है, अभी नई बनी थी,
पूनम गुप्ता। कुछ और प्रश्न मैं आपको आरबीआई से रिवाइज करवाऊं तो आरबीआई ने यूएलआई यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस को लॉन्च किया। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने शक्तिकांत दास को, ये तो हटा देना यार। उसके अलावा सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट की सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की सूची आई थी, उसमें आरबीआई 12वें स्थान पर रहा था। टॉप पे अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो है। और आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया था? डॉक्टर नागेश कुमार, सौगत भट्टाचार्य और प्रोफेसर राम सिंह को। और आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के नैतिक इस्तेमाल के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया था? आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य। अभी आरबीआई ने रेपो दर घटा करके कितनी कर दी? 6%। और आरबीआई को यूके के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 भी मिला था, उसके प्रवाह और सारथी पोर्टल के लिए। और प्रवाह की फुल फॉर्म तो एग्जाम में आ भी चुकी है, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। और ये 2 तरह के वीक मनाता है आरबीआई, डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक 10 से लेके 16 मार्च तक, और फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 24 से लेके 28 फरवरी तक। उसके अलावा अभी आरबीआई सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में धन प्रेषण रेमिटेंस का शीर्ष जो स्रोत है, सोर्स है, वो अमेरिका है। सबसे ज्यादा मतलब अमेरिका से आया पैसा। आरबीआई ने 10 से ज्यादा उम्र के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बचत और सावधि जमा सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट खाते खोलने की और उन्हें ऑपरेट करने की अनुमति दे दी है। किस साल से? 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए। और आरबीआई ने पहली बार एक ई कॉमर्स कंपनी को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का लाइसेंस दिया। कौन सी कंपनी है? फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो इन सब कारण से आरबीआई न्यूज में था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी केंद्र सरकार ये 3 नए रणनीतिक तेल भंडार ये कहां पर स्थापित करेगी? तो आंसर होगा राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में। तो अभी भारत सरकार अपने आपातकालीन भंडार को बढ़ाने और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 3 नए रणनीतिक तेल भंडार बनाएगी। कहाँ पे? राजस्थान में तो बीकानेर में, कर्नाटक में तो मैंगलोर में, और मध्य प्रदेश में बीना में। अभी आपको बता दूं, वर्तमान में भारत के पास मैंगलोर, पादुर और विशाखापत्तनम में ऑलरेडी तेल भंडार हैं, जिनकी कुल क्षमता कितनी है? 5.33 मिलियन मेट्रिक टन। अच्छा, ये हम भंडार क्यों बना रहे हैं? स्टोरेज हम क्यों बना रहे हैं? आप लोग आए दिन करंट अफेयर्स में पढ़ते रहते हो कि वैश्विक स्थिति क्या चल रही है। आए दिन लोग लड़ते रहते हैं, देश आपस में लड़ रहे हैं, तो कहीं फिर से भविष्य में वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति ना आ जाए। भविष्य में युद्ध की स्थिति को देखते हुए ही हम ये स्टोरेज बना रहे हैं, क्योंकि युद्ध हुआ तो तेल संकट आ सकता है। तो ऐसे समय के लिए हमें रिजर्व अभी से रखना पड़ेगा, उसके लिए अभी से हमें काम करना पड़ेगा, ताकि अगर ऐसी स्थिति आए भविष्य में तो ऐसा ना हो हमारे पास कुछ भी ना हो। तो कम से कम इतना रिजर्व हमें रखें कि कुछ दिन हमारा काम चल जाए। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, लेकिन हाँ, इतना रिजर्व रख लें कि कुछ समय के लिए हमारा काम चल जाए। तो उसी के लिए हम ये तेल भंडार ऑयल रिजर्व बना रहे हैं। तो 3 जगह ऑलरेडी है, 3 अब नए बनेंगे, वो मैंने आपको बता दिया, ध्यान में रखना। आपको पता है भारत का पहला तेल का कुआं ये कहां पर स्थापित हुआ था? डिगबोई, असम में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किसे भारतीय कम्युनिस्ट युवा शांति राजदूत नेटवर्क की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा सुकन्या सोनोवाल को। तो असम के की मूल निवासी हैं सुकन्या सोनोवाल, जिनको युवा शांति राजदूत के रूप में चुना गया है। उन्हें राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। और राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क ये राष्ट्रमंडल के युवा राष्ट्रमंडल का हिस्सा है। और ये युवा राष्ट्रमंडल की बात करें तो राष्ट्रमंडल देशों में विभिन्न युवा पहलों को बढ़ावा देता है ये। और सुकन्या सोनोवाल की बात करें, ये आईआईटी गुवाहाटी की छात्रा है। और राष्ट्रमंडल की बात करें यानी कि कॉमनवेल्थ, तो ये 56 सदस्य देशों का एक संघ है। और इसमें वही देश है जो पहले कभी ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ करते थे। हाँ, लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। हाँ, लेकिन इसमें 4 देश ऐसे भी शामिल हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं रहे थे, जैसे कि मोजाम्बिक, रवांडा, गैबोन और टोगो। इसका मुख्यालय आपको लंदन यूके में मिल जाएगा। और हमने पढ़ा था अभी राष्ट्रमंडल की नई सेक्रेटरी जनरल बनी थी, शर्ली बॉचवे उनका नाम है। इस पद पर आने वाली वो पहली अफ्रीकी महिला बनी है। और राष्ट्रमंडल देशों के बीच में जो गेम्स होते हैं उसको कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता है, जो हर 4 साल में होते हैं। जैसे कि लास्ट 2022 में हुआ था 22वां एडिशन बर्मिंघम इंग्लैंड में, और अब होगा 2026 में 23वां संस्करण ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। और अभी हमने देखा था कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का नाम बदल के कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कर दिया गया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में बिना बारूद का ब्लैकआउट बम ये किसने विकसित किया है? तो आंसर होगा चाइना ने। तो अभी चीन ने बिना बारूद का ब्लैकआउट बम बनाया है। ये बम दुश्मन देशों की बिजली आपूर्ति को पूरी तरह से ठप करने की क्षमता रखते हैं। ये एक तरह का ग्रेफाइट बॉम्ब है जो बिना किसी विस्फोट के दुश्मन के बिजली सिस्टम को निष्क्रिय कर सकता है। ये बम हाई वोल्टेज बिजली लाइनों, ट्रांसफार्मर्स और सब स्टेशनों को निशाना बनाते हैं और जब ये बम चलते हैं तो उसमें से बहुत सारे कार्बन फिलामेंट्स निकलते हैं, कार्बन के धागे निकलते हैं और वो हाई वोल्टेज लाइन पर गिर करके उसे शॉर्ट सर्किट कर देते हैं जिससे पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद हो जाती है। और एक बम ये 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया यानी कि लगभग 2.5 एकड़ के क्षेत्र में बिजली आपूर्ति को पूरी तरह से ठप कर सकता है। इसकी जो रेंज है वो 290 किलोमीटर की होती है। मतलब जब इस बम को मैं लॉन्च करूंगा, किसी मिसाइल से दागूंगा तो 200 किलोमीटर की दूरी ये तय कर सकता है और वहां जाकर के जो भी सब स्टेशन होगा या जो भी हाई वोल्टेज लाइन होगी वहां उसको ये ठप कर देगा। आप कहोगे ये किस तरह का बम है, इससे क्या नुकसान होगा? आपको पता है आज के युद्ध में बिजली और संचार सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी देश की बिजली आपूर्ति ठप हो जाए तो उसका सैन्य संचालन, संचार और कमांड सिस्टम पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। तो इस बम का इस्तेमाल करके दुश्मन की सेना को बिना किसी विस्फोट के कमजोर किया जा सकता है। अब बात चाइना की है तो ये रहा मैप में चाइना। देखो चाइना की कैपिटल बीजिंग होती है, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। चाइना जो है ये कोल्ड सीप नाम से डीप सी स्पेस स्टेशन बनाएगा। कहाँ पे? दक्षिण चीन सागर में 2000 मीटर की गहराई पे। फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 ये चाइना में हुआ, इसको जीता जू वेंजुन ने, चाइना की है। दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर ये चीन ने शुरू किया गोबी रेगिस्तान में। और दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन ये कहाँ पर हुई? चाइना में। दुनिया का पहला वाणिज्यिक 10G ब्रॉड नेटवर्क किसने लॉन्च किया? चाइना ने। और चाइना ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 आई थी, उसमें चौथे स्थान पे भारत है तो टॉप पे चाइना है। और अभी 11वां महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट होगा हंगझोउ चाइना में, अभी सितंबर में होगा। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नया अध्यक्ष ये बनाया गया या ये बनेंगे झोउ जियाई, ये चाइना से है। अच्छा आप लोग बताना एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर कर देना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। और डेली इनकी प्रैक्टिस के लिए आपकी क्विज बना करके अपलोड करता हूँ कहाँ पे? अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो टेस्ट लगाया करो ताकि रिविजन आपका बना रहे क्वेश्चंस का, एग्जाम टाइम पे इन सबको आप भूलो नहीं। बाकी पीडीएफ आपको डेली टेलीग्राम पे मिल जाती है, तो टेलीग्राम और एप्लीकेशन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे एप्लीकेशन को डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो। चलो हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया? घाना। फिर पूछा अभी मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? तो केरल। और WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश बना है सूरीनाम। और जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया? सावित्रीबाई फुले। और जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान किसने शुरू किया? गुजरात। राजभवन अन्न धन योजना ये कहाँ पर शुरू हुई? गोवा में। फिनटेक कंपनी है स्लाइस, इसने भारत की पहली UPI संचालित बैंक शाखा को अभी लॉन्च किया, कहाँ पे? बेंगलुरु में। और केंद्रीय कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी है, यह किस नीति की जगह लेगी? तो आंसर होगा नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 की। और आखिरी प्रश्न था कि अभी जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है पाकिस्तान को। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल आपसे पूछा था कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित 2025 फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सुदर्शन पटनायक। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।